नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप सभी को पता है कि हमारा रिसर्च का यूनिट चल रहा है और उसमें भी हम देख रहे थे कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च, और उसमें भी हम टूल्स के बारे में, डाटा कलेक्शन के टाइम पर जो टूल्स होते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ मेथड्स, डाटा कलेक्ट करने के लिए जो मेथड्स यूज़ की जाती है उसके बारे में देखेंगे। उसमें भी आज हम देखने वाले हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड आखिर है क्या। ओके, तो ऑब्जर्वेशन मेथड को मैंने डिटेल्स में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ओके, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है या फिर जो भी वीडियोस डाली जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड आखिर है क्या। उसके बारे में हम डिटेल्स में आज पढ़ने वाले हैं। टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ओके, तो डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें कुछ उपकरणों का उपयोग करना होता है। ओके, तो जो भी आप अपना रिसर्च करेंगे, तो जब भी आप रिसर्च करेंगे तो उसके लिए डाटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो डाटा आप किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं। तो उन टूल्स का यूज़ करके आप क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो किसी भी शोध समस्या का एक उत्तम एवं वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने के लिए यह आवश्यक है कि शोधकर्ता के पास शोध समस्या के बारे में आंकड़े संग्रहण के लिए क्या होनी चाहिए, उपयोगी विधि होनी चाहिए, यानी कि मेथड्स होनी चाहिए। कुछ ऐसे मेथड्स होनी चाहिए कि जिसका उपयोग करके वो क्या कर सकता है, डाटा को कलेक्ट कर सकता है। तो उसमें यहाँ पर हम देखते हैं तो बहुत सारी मेथड्स है और इन सारी मेथड्स को हम एक एक करके एक एक वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए, प्रेक्षण विधि है, रेटिंग मापनी विधि है, प्रश्नावली एवं अनुसूची है, साक्षात्कार है, केस अध्ययन विधि है, विषम विश्लेषण विधि है, समाजमितीय विधि है, प्रक्षेपीय विधि है, अर्थगत विभेदक मापनी है और क्यू चार्ट विधि है। ये सारी विधियां हम इस वीडियो में तो नहीं बोल सकते, लेकिन हर एक वीडियो में अलग अलग से हम देखेंगे। और इसे डीप में इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब भी एनटीए यूजीसी नेट के आप पेपर देखेंगे तो आपको पता होगा कि डिटेल्स में जाकर ही वो लोग जो तर्क रखते हैं, यानी कि एक अभिकथन रखते हैं और उसका तर्क रखते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप डीप में पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं प्रेक्षण विधि के बारे में, यानी कि जिसे हम अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। ओके, ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में देख लेते हैं। तो प्रेक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहारों तथा घटनाओं के दृश्य एवं श्रव्य पक्षों को क्रमबद्ध ढंग से देख सुनकर उसका रिकॉर्ड तैयार करता है। देखिए, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। आपने देखा होगा, आप भी पूरे दिन में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते होंगे ना। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अकेला बैठा होता है और वो कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कुछ देख रहा होता है ना, या तो फिर कुछ सुन रहा होता है। लेकिन कुछ बातें हमारी जो पर्यावरण है, हमारे वातावरण है, उस वातावरण में बहुत सारे देखने लायक चीज़ें होती, लेकिन हम कुछ को ही देखते हैं, है ना। हम सभी चीज़ों को नहीं देखते। हमारे आंखों के सामने कितनी सारी तस्वीरें बनी रहती है पूरे वातावरण में से, लेकिन हम अपनी मर्जी से किसी एक पर ही ध्यान देते हैं, है ना। किसी एक पर ही अपना ध्यान टिकाते हैं। तो ये बात हुई ऑब्जर्वेशन की। ओके, तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेगा, तो रिसर्चर जब अपनी जो समस्या है, उसने जो टॉपिक लिया है उसके रिलेटेड उसे क्या करना है, अगर ऑब्जर्वेशन करना होता है, उसे डाटा कलेक्ट करना है ऑब्जर्वेशन मेथड के आधार पर, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर उसे देखेगा, सुनेगा और उसका क्या करेगा, रिकॉर्ड तैयार करेगा। ओके, इस विधि में प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन,
विशिष्ट परिस्थिति में किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है विशिष्ट परिस्थिति में, मैंने बताया ना आपको कि आपको जो देखना है वो किस तरीके से देखेंगे, आपको आपका मन होगा उसी चीज़ पर अपना ध्यान देंगे। तो यहाँ पर रिसर्चर भी क्या करेगा, उसके जो टॉपिक है, उसकी जो समस्या है, उसके रिलेटेड बातों को ही वो देखेगा और उसी बातों को वो सुनेगा और उसी बातों को वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा अपने डाटा में। ओके, इस विधि में प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर प्राणियों का मतलब यानी कि पशुओं से नहीं है। प्राणियों का मतलब होता है जो इंसान होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो सभी प्राणी में आते हैं ना। तो उन सभी जीवों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ओके, तो इस विधि में प्राणियों के क्या व्यवहारों का, उनका जो व्यवहार होता है, लोगों के सामने वो कैसा व्यवहार करता है, अकेले में इंसान कैसा व्यवहार करता है, कोई भी प्राणी कोई भी जानवर है तो अकेले में कैसा व्यवहार करेगा और सबके सामने कैसा व्यवहार करेगा, इन सारे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ओके, इसमें प्राणियों के व्यवहारों का चयन, उत्तेजन, अभिलेखन तथा कूट संकेतन किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी वर्ड कुछ समझ में आएंगे तो कुछ नहीं आएंगे। चयन का मतलब क्या होगा, तो सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, सिलेक्टेड बातों को ही वो क्या करेगा, देखेगा, सुनेगा और उसका रिकॉर्ड करेगा और उसका एनालिसिस करके क्या करेगा, कुछ निष्कर्ष पर यानी कि कुछ कंक्लूजन पर पहुँचेगा। ओके, उत्तेजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तेजन का मतलब होगा कि जो स्टिम्युलेशन होता है ना, जो हमें उत्तेजित करता है। स्टिम्युलेशन का मतलब क्या होगा, जो हमें उत्तेजित करता है ना। तो जो उत्तेजना हमारे अंदर होती है, उन उत्तेजना की बात यहाँ पर की जाती है, स्टिम्युलेशन की बात की जाती है। अभिलेखन का मतलब क्या होगा, रिकॉर्ड करना है ना, किसी की बातों को रिकॉर्ड करना या फिर किसी के व्यवहारों का रिकॉर्ड करना है ना। तो ये सारा जो होगा वो अभिलेखन में आएगा। और कूट संकेतन के बारे में तो आपको पता ही है, कोडिंग करना। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पर की जाती है। किस में की जाती है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में की जाती है। यानी कि रिसर्चर होगा अपने टॉपिक के रिलेटेड बातों का चयन करेगा, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर कोई उत्तेजित बातें उसे दिखने को मिलेगी उसका रिकॉर्ड करेगा, उसके प्राणियों के व्यवहारों का रिकॉर्ड करेगा, उसका कुछ कोडिंग भी वो करेगा। ओके, कुछ बातें ऐसी भी होगी जो उसे स्पष्ट रूप से ना ऐड की जाए तो वो कुछ कोडिंग भी करेगा। ओके, तो ये सारी बातें हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड में आती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन में होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि उसके जो टाइप्स है उसमें हो गए कंट्रोल एंड अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन, यानी कि नियंत्रित और अनियंत्रित प्रेक्षण हिंदी में बोला जाए तो। ओके, और इंग्लिश में बोला जाए तो कंट्रोल एंड अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद देखते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि सहभागी प्रेक्षण और असहभागी प्रेक्षण की बात यहाँ पर की जाती है। ओके, तीसरा है कैटेगरी यानी कि वर्गीकरण, और रेटिंग जिसे हम रेटिंग की बोलती है। ओके, तो ये जो कैटेगरी, वर्गीकरण और रेटिंग सिस्टम है वो भी हमारे ऑब्जर्वेशन का एक टाइप्स माना जाता है। ओके, चलिए इन सभी के बारे में हम अब डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन किसे कहेंगे, तो इस तरह के प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता एक निश्चित एवं स्पष्ट नियम के अनुसार प्रेक्षण करता है। एक प्रकार का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी रिसर्चर होगा वो क्या करेगा, वो कुछ निश्चित रूप से कुछ नियमों के साथ वो प्रेक्षण करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। ओके, यहाँ पर जो भी होगा वो ऑब्जर्वेशन कैसा होगा, पूर्व आयोजन के साथ करेगा। वो खुद सोचेगा कि ये नियंत्रित परिस्थिति में इस तरीके का व्यक्ति व्यवहार करेगा और उस व्यवहार का मैं क्या करूँगा या करूँगी, रिकॉर्ड कर लूँगी। ओके, तो ये बात होती है यहाँ पर कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में। इसमें
शोधकर्ता पूर्व योजना बनाकर कार्य करता है। मैंने आपको बताया ना, मुझे क्या देखना है, कैसे कौन से व्यवहारों का मुझे रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से मुझे उसका एनालिसिस करना है और मैं किस तरीके का कंक्लूजन तक मैं पहुंचना चाहती हूँ, इन सारी बातों का हम क्या करते हैं, पूर्व योजना हम उसकी बना लेते हैं। और उस पूरी योजना के साथ हम नियंत्रित परिस्थिति का मतलब क्या होता है, प्रायोगिक जो परिस्थिति होती है उसे हम नियंत्रित परिस्थिति कहते हैं ना। तो जहाँ पर क्या होता है कि स्वाभाविक व्यवहार होने की संभावना बहुत ही कम होती है, यानी कि स्वाभाविक व्यवहार तो होता है लेकिन स्वाभाविक परिस्थिति नहीं होती। आपने देखा होगा कि चलिए मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं, आराम से बैठे और मैदान में बैठे हैं और कुछ बच्चे ऐसे खेल रहे हैं और आपका ध्यान वहाँ पर बच्चों के सामने जाता है, तो आप उन बच्चों को देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं कि बच्चे कैसे खेलते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुल मिल कर रहते हैं, है ना। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन आप ऐसे ही करते, कुदरती परिस्थिति में करते। लेकिन यहाँ पर नियंत्रित परिस्थिति में क्या होगा, वैसी परिस्थिति नहीं होगी, कुदरती परिस्थिति नहीं होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कृत्रिम परिस्थिति का निर्माण करना पड़ेगा। ओके, यानी तो यहाँ पर कुछ हम जोड़ तोड़ भी कर सकते हैं और कुछ परिस्थिति को हम नियंत्रित भी कर सकते हैं। जो हमारे रिसर्च के जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उन पर जो कुछ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी जो वेरिएबल होते हैं वो अगर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उन सारे वेरिएबल्स को क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे, उसे नियंत्रित स्थिति में रख देंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा कंट्रोल ऑब्जर्वेशन के बारे में। पूर्व योजना बनाते समय प्रेक्षणकर्ता को तरह तरह के निर्णय करने पड़ते। देखिए यहाँ पर जब भी वो पूर्व योजना बनाता है यानी कि प्री प्लानिंग बनाता है, तब उसे तरह तरह के निर्णय करने होते हैं। जैसे कि किन किन परिस्थितियों में किन किन व्यवहारों का वो क्या करेगा, प्रेक्षण करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, कितने समय तक वो कुछ व्यवहारों का क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, उसके ऑब्जर्वेशन में कितने व्यक्तियों को वो शामिल करेगा, उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे उसका विश्लेषण यानी कि उसका एनालिसिस वो किस तरीके से करेगा। ये सारी बातें यहाँ पर कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में प्री प्लानिंग के रूप में की जाती है। ओके, तो आई होप आपको कंट्रोल ऑब्जर्वेशन के बारे में पता चल गया होगा। चलिए मान लीजिए ये इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। तो जब पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया, ओके, पावलोव ने क्या किया, कुत्ते पर प्रयोग किया कि जो भी अभिसंधान के बारे में उन्होंने जो प्रयोग किया कि किस तरीके से कुत्ता खुराक को यानी कि भोजन को घंटी के साथ किस तरीके से वो अभिसंधान होता है दोनों के बीच में। ओके, तो इसके बारे में जब उसने जो प्रयोग किया तो उसने क्या किया, प्रयोगशाला में एक नियंत्रित परिस्थिति में वो प्रयोग किया था। ओके, तो ये बात हुई हमारी कंट्रोल ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने क्या किया, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने वहाँ पर प्रयोग किया कहा जाता है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो इसमें स्वाभाविक परिस्थिति में प्रेक्षण किया जाता है। देखिए स्वाभाविक का मतलब क्या होता है, तो कुदरती परिस्थिति होती है। ओके, वहाँ पर रिसर्चर खुद से वो परिस्थिति को लागू नहीं करता है या तो फिर उस परिस्थिति को वो पैदा नहीं करता है। ओके, कुदरती परिस्थिति ऐसे ही होती है और ऐसे ही नॉर्मली लोग बैठे होते हैं और क्या होता है वहाँ पर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ओके, इसमें क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध दोनों तरह का स्वाभाविक परिस्थिति में प्रेक्षण किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि क्रमबद्ध तरीके से भी आप उसका प्रेक्षण कर सकते हैं और अक्रमबद्ध भी इसका क्या कर सकते हैं, प्रेक्षण कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से होता है। तो यहाँ दूसरे व्यक्ति को पता होता है। देखिए यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को कभी कभी क्या होता है, पता भी होता है कि ये मेरा क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे। नियंत्रित परिस्थिति में नहीं पता चल पाता है। क्यों नहीं पता चल पाता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप किसी एक कक्ष में
ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर कांच लगे, तो वो कांच कैसे होंगे, एक तरफे होंगे। तो यहाँ पर जो भी कांच लगे वो एक तरफे होंगे, तो अंदर वाले जो व्यक्ति अंदर बैठा है कक्ष में, तो उसे बाहर की चीज़ों का कुछ भी पता नहीं चलेगा कि बाहर कौन खड़ा है और क्या कर रहे हैं। ओके, तो उसे ये सब नहीं पता चलेगा और वो क्या करेगा, इसी परिस्थिति में वो खुद से स्वाभाविक व्यवहार कर बैठेगा। और जब वो जो स्वाभाविक व्यवहार वहाँ पर करेगा, तो यहाँ पर जो बाहर जो भी शोध करता है या फिर प्रयोग करता है वो क्या करेगा, उसकी नोट कर देगा। ओके, तो ये बात हो गई कि यहाँ पर क्या होता है, नियंत्रित परिस्थिति जो होती है, नियंत्रित जो प्रेक्षण होता है जिसे हम कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कभी कभी जो भी जिस पर भी प्रयोग किया जाता है उसे पता नहीं होता है कि मुझ पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जा रहा है, वो उसे कभी कभी नहीं पता होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो कभी कभी यहाँ पर पता चल जाता है कि मुझ पर क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जिसका भी हम ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, तो अगर सामने वाले को पता चल जाता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, वो स्वाभाविक अपना जो बिहेवियर है वो सबके सामने प्रकट नहीं होने देगा। ओके, तो यहाँ कोई भी स्पष्ट नियम या वैज्ञानिक तार्किक क्रम के आधारित परीक्षण नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का नियम या वैज्ञानिक तार्किक क्रम में के आधार पर यहाँ पर परीक्षण नहीं किया जा सकता है। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में क्या होता था, तो वैज्ञानिक और तार्किक क्रम में क्या किया जाता था कि वहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वर होता है वो क्या करेगा, वो कहीं भी जाएगा और उसको अपनी टॉपिक के रिलेटेड जो भी जगह है, परिस्थिति है, वहाँ पर जाकर वो ऐसे ही रिसर्च करने लगेगा। ओके, यानी कि ऑब्जर्वेशन करने लगेगा और कुछ नोट करने लगेगा। यहाँ पर तार्किक क्रम, वैज्ञानिक जो तार्किक क्रम होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें परिस्थिति में किसी भी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो भी परिस्थिति बनेगी, जो भी व्यवहार होगा वो कैसा होगा, स्वाभाविक होगा। तो यहाँ पर रिसर्चर होगा या फिर कोई भी प्रयोगकर्ता होगा, वो क्या करेगा, इसमें जोड़ तोड़ नहीं कर पाएगा। लेकिन कंट्रोल जो ऑब्जर्वेशन होता है, वहाँ पर जो रिसर्चर होता है या फिर प्रयोगकर्ता होता है, वो क्या करता है, वहाँ की आसपास की जो परिस्थिति उसके प्रयोग में या उसके शोध में जो डिस्टर्बेंस पैदा करती है, उसे वो क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा। लेकिन यहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ओके, आई होप आपको कंट्रोल ऑब्जर्वेशन और अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो पार्टिसिपेंट शब्द से ही हमें पता चलता है कि पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है। ओके, तो इसमें प्रेक्षक व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है और साथ ही साथ उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करता जाता है। इसमें प्रेक्षक उस परिस्थिति का एक सक्रिय भाग बन जाता है जिसमें प्रेक्षण किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए ये मेरा एरिया है, रिसर्च का एरिया है कि मुझे इसी क्षेत्र में क्या करना है, रिसर्च करना है। अब देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने किसी जनजाति को ले लिया। अब यहाँ की जो जनजाति है उस पर मुझे अगर रिसर्च करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए। तो मुझे उसी जनजाति के बीच में जाना होगा, है ना। यहाँ पर मैं जाऊँगी, उनके साथ रहूँगी, उनकी जो क्रियाकलाप होते हैं, उनकी रहन सहन होती है, उनकी खाने की रीत होती है। अगर मुझे किसी संस्कृति ऊपर अगर रिसर्च करना है, किसी जाति पर रिसर्च करना है, तो यही होता है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, उनके साथ सहभागी होंगी, उनके साथ रहूँगी और उनके जो भी व्यवहार, वो लोग जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उन सारी बातों का मैं क्या करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी, है ना। तो उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लूँगी और उसके आधार पर कुछ एनालिसिस करूँगी और उसके बाद में कुछ कंक्लूजन पर पहुँचूँगी, यानी कि किसी निष्कर्ष पर मैं पहुँच पाऊँगी। तो यही हमारा होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। चलिए देखते हैं।
यह संगठित या संरचित होता है, सॉरी यहाँ पर नॉन पार्टिसिपेंट, ओके चलिए। इसमें प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहार के हर पहलू के बारे में अपना विस्तृत रिकॉर्ड प्रेक्षण की जगह पर तैयार कर लेता है और बाद में उसका विश्लेषण कर वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसमें प्रेक्षण कई दिनों तक चलता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए मुझे किसी जनजाति पर अगर रिसर्च करना है तो मैं वहाँ पर जाऊँगी, उनके साथ रहूँगी, तो मुझे उनका विश्वास जीतना होगा, उनके साथ रहना होगा और उनके सारे क्रियाकलाप एक ही दिन में तो मुझे जानने को नहीं मिलेगा, है ना। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना चाहते तो हमें उसके साथ बहुत सारा टाइम बिताना होता है ना, उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी होती है, उनकी बातों को जानना होता है, फिर जाकर हम किसी को समझ पाते हैं कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है या फिर ये लड़की अच्छी है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ पर अगर किसी जनजाति पर अगर मुझे रिसर्च करना है तो मैं उसी की साथ रहूँगी, उनकी जो भी क्रियाकलाप होगा, उनकी जो भी रहन सहन होगी, उन सारी बातों को अपनाऊंगी और उनके तौर तरीके के आधार पर मैं उनके साथ रहूँगी, उनके जैसा व्यवहार करूँगी और जाकर क्या करूँगी, वो लोग जो भी व्यवहार करते हैं उनका रिकॉर्ड करूँगी। ओके, तो यही होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। ओके, चलिए अब देखते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति में तो करता है परंतु स्वयं व्यक्तियों के क्रियाकलापों में वो हाथ नहीं बटाता है। देखिए पार्टिसिपेंट में क्या होता था कि व्यक्ति उसके साथ रहता था, उससे घुल मिल कर रहकर उनकी सारी जो भी क्रियाकलापें होते थे, उनके जो व्यवहार होता था, उन सभी का प्रेक्षण किस तरीके से करता था, उनके साथ रहकर करता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो उनका हाथ नहीं बटाएगा, यानी कि उनके समुदाय का हिस्सा नहीं बनेगा। ओके, वहाँ पर पार्टिसिपेंट में क्या होता था, तो वो उनके समुदाय का हिस्सा बन जाता था। ओके, तो इसी तरीके से वो ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहाँ पर वो हिस्सा नहीं बनेगा, उनके क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार का हाथ भी नहीं बटाएगा। ओके, यह संगठित या संरचित होता है। यहाँ पर क्या होता है, संगठित या पहले से ही रचित किया गया होता है कि मुझे इन बातों का प्रेक्षण करना है, ये बातें जाननी है, इन बातों को जानकर मुझे इस विधियों का उपयोग करके उसे एनालिसिस करना है, उसका कंक्लूजन मुझे इस तरीके से निकालना है। ये सारी बातें रचित यानी कि संरचित होती है। ओके, यानी कि पहले से ही तय की जाती है। इसमें प्रेक्षक अध्ययन किए जाने वाले व्यवहारों के किसी विशेष पहलू पर अधिक ध्यान दे पाता है। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए पार्टिसिपेंट में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति उन समुदाय के साथ रहने लगता है तो भावनाओं में बहक जाता है। ओके, तो भावनाओं में जब बहक जाता है तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी व्यवहार सामने वाला करता है तो जिसका वो रिकॉर्ड जो रिसर्चर होता है वो उसका रिकॉर्ड भी करना भूल जाता है, इतनी भावनाओं में बहक जाता है। तो ऐसी कंडीशन वहाँ पर पार्टिसिपेंट में होती है, लेकिन यहाँ पर नॉन पार्टिसिपेंट में ऐसा नहीं होता। नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है कि वो किसी भी व्यक्ति के जो भी उनके व्यवहार हैं, उनके विशेष पहलुओं पर भी वो क्या करेगा, ध्यान दे पाएगा, वो अपना ध्यान भटकने नहीं देगा। पार्टिसिपेंट में जो रिसर्चर होगा वो सामने वाले की भावनाओं के साथ जुड़ जाएगा, उनके साथ जुड़ जाएगा, तो उनके और उन सामने वाले की और रिसर्चर की भावनाएं एक होने लगेगी। तो तभी क्या होता है, कुछ कुछ बातों का क्या होगा, जो कुछ कुछ बातें ऐसे होगी जिसका रिकॉर्ड करना वो भूल जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम किसी का ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं। ओके, तो देखिए मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर गए जहाँ पर आप कुछ ऑब्जर्वेशन करने गए, तो अगर आप पहले से ही तय करके गए होंगे कि मुझे इन बातों का ऑब्जर्वेशन करना है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आप पहले से तय करके गए ना,
तो उन सारी बातों को आप रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप दोस्तों के साथ बैठे हैं और आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं कि यार मेरे दोस्त मेरे साथ किस तरीके से बातें करते हैं, या फिर किस तरीके से वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, या फिर वो मुझसे किस तरीके से बातें अपनी शेयर करते हैं, मैं उनके साथ किस तरीके से बातें शेयर करता हूँ। ये सारी बातों को अगर मुझे जानना है तो मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठ जाऊँगी और फिर मैं क्या करूँगी, उनके साथ बातें करने लगूँगी, गप्पे लड़ाने लगूँगी। फिर गप्पे लड़ाते लड़ाते हम पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो मैं ये भी भूल जाऊँगी कि यार मुझे क्या ढूंढना था अपने दोस्तों के पास से, और मैं तो वो सारी बातें तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। मैं सारी बातों को भूल गई क्योंकि मैं दोस्तों के साथ बैठी थी ना। तो दोस्तों के साथ तो हम खुलेपन से बैठते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो वहाँ पर भावनाओं में हम बहक जाते हैं। तो पार्टिसिपेंट में वो दोस्तों वाली बात ही होती है, और जब नॉन पार्टिसिपेंट में ऐसी बातें नहीं होती। आई होप आपको पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कैटेगरी सिस्टम के बारे में। तो कैटेगरी सिस्टम में किस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो इसमें प्रेक्षणकर्ता व्यक्तियों के व्यवहारों को विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। अलग अलग वर्गों में बांटकर उसका क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके, जिस तरीके से अगर हम किसी शिक्षकों का अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो हम कुछ वर्गों में उसे बांट देंगे। जिस तरीके से उसके गुस्से के, मान लीजिए हम कुछ व्यक्ति गुस्सा कब करता है, ओके, उसका ओपिनियन क्या रहता है, उसका ओरिएंटेशन क्या रहता है, ओके, तो इस तरीके से वो कब टेंशन में आता है। तो ये सारी बातों में हम उसे विभिन्न वर्गों में बांटकर हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसे ही हम कहते हैं कैटेगरी सिस्टम। ओके, इसी तरीके से ये वर्ग व्यवस्था के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बेल्स द्वारा एक वर्ग व्यवस्था जो कैटेगरी सिस्टम है उसे प्रतिपादित किया गया था बेल्स के द्वारा। ओके, बेल्स के द्वारा। तो बेल्स के द्वारा इसी तरह की कैटेगरी सिस्टम को क्या किया गया था, विकसित किया गया था, जिसमें उन्होंने 12 जो उसने जो भी बातें थी उनको 12 वर्गों में बांटा था। कितनी, 12 वर्गों में उन्होंने बांट दिया था, और उसके जो प्रमुख क्षेत्र थे वो 4 थे। तो 4 एरियाज थे और 12 वर्गों में उसे क्या किया था, बांट दिया था। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, समस्या के समाधान के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए ये कैटेगरी सिस्टम का यूज़ किया था। ओके, आपको ये बेल्स याद रखना है। कितने वर्गों में बांटा था, तो 12 वर्गों में उन्होंने बांटा था। ओके, और कितने एरियाज थे, तो एरियाज उनके 4 थे। ओके, ये बारे में आपको याद रखना है। चले आगे देखते हैं। ये कैटेगरी सिस्टम में आपको पता चल गया, अलग अलग वर्गों में उसे बांट कर क्या किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं रेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए रेटिंग सिस्टम में क्या होगा, तो रेट देते हैं, आपको पता होगा। इसमें किसी वस्तु होगी या फिर व्यक्ति या फिर घटना, तो उनको क्या करेगा, जो ऑब्जर्वर है तो वो क्या करेगा, एक वर्ग मापनी के रूप में उसे मापता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कोरोना की स्थिति में बहुत सारे आपके सामने आपके पास गूगल फॉर्म आए होंगे, है ना। तो बहुत सारे सेमिनार हुए होंगे, वेबिनार हुए, सेमिनार नहीं बोल सकते, वेबिनार। ओके, ऑनलाइन हुए थे ना, तो उसे हम वेबिनार कहते। तो बहुत सारे वेबिनार हुए थे। कुछ लोगों ने गूगल फॉर्म के द्वारा डाटा कलेक्ट करके बहुत सारे रिसर्च किए कोविड-19 पर, है ना। तो कोविड-19 पर जो रिसर्च किए गए गूगल फॉर्म के द्वारा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा आपके सामने बहुत सारे गूगल फॉर्म में क्वेश्चन आते होंगे और आपको यस या नो में आंसर देना होता होगा, या फिर साधारण, कम, बिल्कुल ही कम, इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हुए। सहमत है आप या असहमत है ना, संपूर्ण सहमत है या फिर संपूर्ण असहमत है, इस तरीके की रेटिंग की जाती है और उसके आधार पर क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो उसी को हम रेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब देखिए रेटिंग स्केल के बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। ओके, उसके लिए पूरा एक वीडियो बनने वाला है। ये रेटिंग सिस्टम इस तरीके से होती है कि वहाँ पर क्या होता
होता है कि कम, ज़्यादा, अधिक, ओके, या फिर 1 2 3 कौन सा क्रम आप उसे देंगे। तो इस तरीके का वो रेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज होता है और उसका यूज़ करके क्या होता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।